start with project management, multiple choice questions, right? So MCQs. So without wasting any time, let us go for the first one. Now just look at the first one. It says which of these is not one of the constraints of a project. इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, जो नीचे दिए हुए चारों पॉइंट्स हैं, जो कि कॉन्स्ट्रेंट नहीं है. कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटिंग फैक्टर, राइट? सो रिमेंबर, आउट ऑफ द होल लॉट, स्कोप, रिमेंबर स्कोप इज अ लिमिटिंग फैक्टर, वो कॉन्स्ट्रेंट है. रिसोर्सेज भी कॉन्स्ट्रेंट होते हैं कि आपके पास क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. बजट इज ऑल्सो अ कॉन्स्ट्रेंट, कि अगर आपके पास 10 lakhs का बजट है, उसी में ही आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है. सो इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्ट्रेंट. बट द टीम, इट इज नॉट द कॉन्स्ट्रेंट. तो रिमेंबर, इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 61 जो कर रहे हैं हम, उसमें जो टीम फैक्टर है, इट इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट, राइट? तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड रिमेंबर, स्कोप, रिसोर्सेज, बजट, दीज आर ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि लिमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, जिसके अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है. स्कोप मतलब दायरा प्रोजेक्ट का. लेकिन टीम इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट. इनफैक्ट टीम तो वो है जो प्रोजेक्ट को और आगे तक लेकर जाएगा. सो दिस इज एन ऑड वन आउट. टीम इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट और आपको इसी पर टिक करना है, राइट? सो यू कैन कीप ऑन राइटिंग दीज क्वेश्चंस जब तक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. लिसन टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स केयरफुली, और साथ ही साथ आप लोग जो भी राइट आंसर है उसको हाथ के हाथ टिक करते जाइएगा, ताकि आप उन सभी फैक्टर्स को मेमोराइज करते जाएं, राइट? सो वी विल बी कवरिंग मोर देन 300 MCQs इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. बाकी सारे सब्जेक्ट्स के MCQs भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट? सो लुक एट द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग is not correct about initial phase of a project. प्रोजेक्ट के कई फेजेस होते हैं. इनिशियल फेज, प्लानिंग एंड डेफिनेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, राइट? इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, और प्रोजेक्ट डिलीवरी, क्लीन अप फेज जो होता है लास्ट का, फॉलो अप. इसमें पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी बात है जो करेक्ट नहीं है. फर्स्ट पॉइंट, द कॉस्ट एसोसिएटेड at the beginning of the project is highest, right? जो इनिशियली जो बिगिनिंग पर है कॉस्ट, वो प्रोजेक्ट पर हाईएस्ट है. एक तो आपको इसको ऑब्जर्व करना है. स्टेक होल्डर्स हैव मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग दिस फेज. स्टेक होल्डर्स जो भी प्रोजेक्ट में जिनका इंटरेस्ट है, ऑल दोज स्टेक होल्डर्स, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है. ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने डिसीजंस से प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, और इनिशियली जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है, कंसेप्चुअलाइजेशन चल रहा है, उसमें भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं. हाईएस्ट अनसर्टेनिटी इज एट दिस स्टेज, ये भी करेक्ट है. ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऊपर एक तो इंफॉर्मेशन ऐसी है जो करेक्ट नहीं है. कौन सी? द कॉस्ट एसोसिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज हाईएस्ट. ये याद रखिएगा, जो कॉस्ट एट द बिगिनिंग है वो हाईएस्ट नहीं होती है. तो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर वो हाईएस्ट कहां पे आती है? तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फेज होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर. इंप्लीमेंटेशन जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज. कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसकी प्लानिंग या डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें इतना पैसा नहीं लगेगा जितना उसके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में लगेगा. कि फाउंडेशन ले होगी, राइट? वॉल्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, बिल्डिंग खड़ी होगी, उसमें फाइनेंशियल, ह्यूमन सभी रिसोर्सेज लगेंगे. तो वहां पर आपकी जो कॉस्ट है वो हाईएस्ट होती है. इनिशियल फेज में हाईएस्ट नहीं होती. तो इसका मतलब इन सभी में से ये वाला जो फैक्टर है ये सही नहीं है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है, दिस फैक्टर इज नॉट करेक्ट. तो आपको इसी पॉइंट को टिक करना है. आपसे पूछा ये गया था, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इनिशियल फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट. जो स्टार्टिंग में फेज होते हैं, इनिशियल फेज, उसमें इससे इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही नहीं है? स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस होता है, अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट में होती है शुरुआत के अंदर, लेकिन जो कॉस्ट होती है वो हाईएस्ट
नहीं होती है। तो हाईएस्ट कॉस्ट कहां पर होती है? वो होती है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में। तो आपको एक चीज तो ये पता लग गई कि कहां पे कॉस्ट हाईएस्ट नहीं होती। दूसरा ये कि कॉस्ट हाईएस्ट कहां पर होती है? वो होती है इंप्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट यू आर मैनेजिंग हैज 9 स्टेकहोल्डर्स। हाउ मेनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर बिटवीन दीज स्टेकहोल्डर्स? तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को निकालने का फॉर्मूला है channel of communication, right? So we've got many students who have joined. Nikhil has recently joined, Lavina, Aditi has also joined, Swati from Apex College, Priyanshu from Apex College. So many students have joined now. तो channels of communication आप इसी लेवल से सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा। channels of communication निकालने का एक फॉर्मूला होता है n into n-1/2। दैट मीन्स अगर आपके पास 9 स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, तो अपने फॉर्मूले में पुट कर लेना 9 into 9-1 और इस पूरी चीज को डिवाइड कर देंगे आप 2 से। सो 9 into 8/2, 72/2, दैट इज गोइंग टू गिव यू 36। तो ये आंसर अभी अदिति ने भी निकाल लिया है, स्वाति ने भी, निखिल ने भी निकाल लिया था। तो जब भी कभी आपसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस पूछा जाए, यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। तो अब ये एमसीक्यूज हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये हमें ध्यान रहेंगे या नहीं, तो आप लोग को 2-3 बार मेमोराइज करने पड़ेंगे, और नहीं किए होते तो बात अलग थी, लेकिन नाउ यू आर डूइंग इट, सो यू शुड मेमोराइज दीज एमसीक्यूज, और ऐसे बहुत सारी वैरायटी कवर अप करा देंगे। सो दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। सो इन क्वेश्चन नंबर 63 क्या हुआ आपका टोटल चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस? द करेक्ट आंसर इज 36। तो इसको टिक कर लीजिएगा, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई हैव टू इरेज दिस वन क्योंकि वो अगले क्वेश्चन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस आई एम एम्फेसाइजिंग, आप इनको नोट करते जाइएगा। नोट करने से क्या होगा कि ये क्वेश्चंस हाथ के हाथ आपको मेमोराइज हो जाएंगे, और अपनी राइटिंग में ही नोट करना है। तो अपनी राइटिंग को जब आप रिवाइज भी करोगे तो वो अच्छे से याद आ जाएगी वापस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट और स्टेटस मीटिंग। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्मल होता है, स्टेटस रिपोर्ट उसकी भी इंफॉर्मेशन फॉर्मल हायरार्की में जाती है, स्टेटस रिपोर्ट की भी और स्टेटस मीटिंग की भी। दीज आर ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, कॉन्ट्रैक्ट भी, स्टेटस रिपोर्ट भी, स्टेटस मीटिंग भी। इनमें से केवल एक ऑप्शन है ईमेल, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। ईमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल। तो बाकी जितने भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट है, स्टेटस मीटिंग्स है, इनका सारा फॉर्मल इंफॉर्मेशन जरूरी होता है। बट ईमेल, you can always informally send email to the top management as well as to the lower management. तो example of informal communication is email। तो इन सभी में से आपसे पूछा था which is not an example of formal communication, तो इनमें से कौन सा नहीं है, और वो है email। Next, a project with a total funding of rupees 10,000 finished with a BAC value। अब now you must be wondering कि ये BAC क्या होता है? तो BAC का फुल फॉर्म होता है बजट एट कंप्लीशन। बजट एट कंप्लीशन वैल्यू इज 95,000। व्हाट टर्म कैन बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑफ, ये रुपीज में ही होगा, सारी वैल्यूज रुपीज में ही है। व्हाट टर्म कैन डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑफ रुपीज 5,000। तो अब ये 5,000 क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शन कौन सी हैं? एक तो कॉस्ट वेरिएंस,
मैनेजमेंट ओवरहेड, मैनेजमेंट कंटिंजेंसी रिजर्व, शेड्यूल वेरियांस। अब इसमें से ध्यान रखिएगा, कॉस्ट वेरियांस तो तब होता जब ये एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होती 1 लाख से। आपका जो फंडिंग था वो था 1 लाख का, 1 लाख। बीएसी वैल्यू आ गई 95,000, बजट एट कंप्लीशन वैल्यू। जो अमाउंट आपके पास बच गया 5,000, इट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व। ये आपका एक सरप्लस अमाउंट है जो बच गया, तो इसको बोला जाता है मैनेजमेंट कंटिंजेंसी रिजर्व, राइट। अब से ध्यान रखिएगा, और यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एमसीक्यूज आर ऑल अबाउट दीज टेक्निकलिटीज। तो आपके पास फंडिंग थी 1 लाख की, बीएसी वैल्यू, बजट एट कंप्लीशन वैल्यू आए 95,000। तो जो ये 5,000 है ये वेरियांस नहीं होगा, ओवरहेड तो है ही नहीं, खैर शेड्यूल वेरियांस भी नहीं है, शेड्यूल वेरियांस बताएंगे आपको। तो ये जो फैक्टर है इट इज मैनेजमेंट कंटिंजेंसी रिजर्व, और इसको मैनेजमेंट कंटिंजेंसी सरप्लस भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये टर्म डिस्क्राइब कर रहा है इस बचे हुए 5,000 को, 1 लाख फंडिंग था, 95,000 वाज बजट एट कंप्लीशन वैल्यू, बीएसी। तो आपने इस क्वेश्चन के साथ साथ दो नई चीजें सीखी। एक तो मैनेजमेंट कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होता है, जो बच जाता है। मान लीजिए 1 लाख फंडिंग होती और आपका बजट एट कंप्लीशन होता है 80,000, तो 20,000 जो बच जाता वो बोला जाता मैनेजमेंट कंटिंजेंसी रिजर्व। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कभी ऐसा हो कि 1 लाख तो फंडिंग था, हमारे पैसे लग गए 1,20,000, तो यहां पर क्या होगा, ये 20,000 जो हैं एक्स्ट्रा लग गए, वो हो जाएगा आपका वेरियांस, राइट। इट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरियांस। बताएंगे आपको कौन सा वेरियांस होगा, बट ओवर हेयर यू हैव लर्न दीज टू कॉन्सेप्ट्स विच आर मैनेजमेंट कॉन्टिंजेंसी रिजर्व and BAC. BAC का full form budget at completion value, right? So just to give you a recap, channels of communication, इसका आंसर था 36। फॉर्मूला याद रखिएगा, n into n minus 1 by 2। Then which of the following is not correct? The cost associated at the beginning is highest, ये correct नहीं है। और फर्स्ट क्वेश्चन में था which of the following is not a constraint, कौन सा इनमें से कंस्ट्रेंट नहीं है, और वो आपको पता था, वो था टीम। स्कोप भी कॉन्स्ट्रेंट है, लिमिटिंग फैक्टर है, रिसोर्स भी और बजट भी, राइट। सो आफ्टर डूइंग दीज 5, नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। सी, सो दिस वॉज 63। The project you are managing as 9 stakeholders, ही कर ही लिया, आंसर था 36। Then which of the following is not an example of formal communication, that is email, a PDF. I will be sending the PDF also to you. Next question, project with a total funding of 1 lakh, ये भी आपने कर लिया। अब आगे चलते हैं। Next is if the earned value is equal to actual cost। याद रखिएगा, अर्न्ड वैल्यू जब भी एक्चुअल कॉस्ट के बराबर हो जाए तब वहां पर कोई वेरिएंस नहीं होता, राइट। अर्न वैल्यू है 1 लाख और एक्चुअल कॉस्ट भी है 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 1 लाख ये तो जीरो हो जाएगा। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी वेरिएंस, और यही हमारा आंसर है। जो बाकी ऑप्शंस है वो फिर वर्थलेस हो जाएंगे। प्रोजेक्ट इज ऑन बजट, शेड्यूल वेरिएंस इंडेक्स इज 1, नो शेड्यूल वेरिएंस। फोर्थ ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा, देयर इज नो कॉस्ट वेरिएंस, देयर इज नो कॉस्ट वेरिएंस। व्हाई? ईवी माइनस एसी इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। तो याद रखिएगा, अर्न्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन अगर ईवी और एसी दोनों बराबर ही हो गए तो कॉस्ट वेरिएंस की वैल्यू जीरो जाएगी। यही यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कॉस्ट वेरिएंस इज जीरो, राइट। सो प्रोजेक्ट हैज नो कॉस्ट वेरिएंस, और इसीलिए आपको ये फोर्थ ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। तो ये सारे एमसीक्यूज रिवाइज करते जाइएगा,
they are going to fortify your concepts on MCQs. Moving on to the next one. Which of the following is the most important element of project management plan that is used in HR planning process? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताना है जो कि HR प्लानिंग प्रोसेस में यूज होता है. रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स और बजट कंट्रोल. अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो एक्टिविटी रिसोर्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का. क्यों? क्योंकि एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्राइमरी इनपुट, इट एक्ट्स एज अ सर्व्स एज प्राइमरी इनपुट टू HR प्लानिंग. जितने भी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो चाहिए होंगे वो इनपुट किए जाते हैं HR प्लानिंग को. राइट, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आपको बता रहे थे. कितना स्किल्ड, कितना सेमी स्किल्ड, कितना अनस्किल्ड वर्कर्स, रिसोर्सेज चाहिए होंगे प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे हमारे को पता लगते हैं एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स की मदद से. सो रिमेंबर, ऑब्वियसली ह्यूमन एस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसीलिए जो एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसको सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में, एंड इट सर्व्स एज एन इनपुट इन HR प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटी रिसोर्सेज आर प्राइमरीली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट. क्वेश्चन नंबर 66 जहां पर अर्नड वैल्यू इक्वल दी एक्चुअल कॉस्ट के, या आपके कंसेप्ट्स जब आप देखेंगे इनको एक बार और वॉच कर लेंगे तो ये याद भी होते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे याद तो करना ही पड़ेगा आपको, और ये कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे जो हम बताते जा रहे हैं. राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट इज इट सेइंग? Which of the following types of organizational charts can be best used to track project costs? तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है which is used to track project cost. एम्फेसिस किस पे है? प्रोजेक्ट कॉस्ट पे. ये जो हायरार्किकल टाइप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ये हायरार्की को डिस्क्राइब करता है, टॉप मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट को. ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को. रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ईच वर्कर इन द प्रोजेक्ट. सो अल्टीमेटली जो कॉस्ट हैं वो ट्रैक की जाती है रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से. राइट, रिसोर्सेज इज रिलेटेड टू कॉस्ट्स. सो इन्हीं से ही आपकी ट्रैकिंग होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट्स की. सो रिमेंबर, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू ट्रैक कॉस्ट्स, एंड RBS can be, RBS full form resource breakdown structure, it can be aligned with organization accounting system. Next, process analysis is a function of performance analysis, quality metrics, process improvement plan, quality improvement plan. तो आपको ध्यान रखना है प्रोसेस एनालिसिस सीधा सीधा फंक्शन होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान का. परफॉर्मेंस एनालिसिस इट इज डिफरेंट, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का फंक्शन होता है. क्वालिटी मेट्रिक्स एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान दे आर इन यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल के फंक्शंस हैं. प्रोसेस एनालिसिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान. प्रोसेस से ध्यान रखिएगा, प्रोसेस एनालिसिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान. नेक्स्ट, रूट कॉज एनालिसिस, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है जो रूट कॉज एनालिसिस है ये भी प्रोसेस से ही रिलेटेड है. इट इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स. रूट कॉज एनालिसिस होता है जब भी किसी प्रोसेस में डिफॉल्ट आ जाती है, जब भी कोई प्रोसेस में फॉल्ट आ जाती है, उस फॉल्ट को कहां से वो फॉल्ट ओरिजिनेट हुई है वो रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है, एंड इट इज रिलेटेड टू प्रोसेस एनालिसिस. नेक्स्ट, a planning phase for an engineering component generated 80 engineering drawings. The QA team, अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये QA क्या आ गया? तो आपको याद रखना है QA का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी एश्योरेंस.
ये टर्म्स याद रखने हैं आपको. क्वालिटी एश्योरेंस टीम randomly selected 8 drawings for inspection. This exercise can best be described as an example of inspection, statistical sampling, flow charting. Flow charting तो बिल्कुल गलत ही है. Control charting, no. These are the examples of statistical sampling. अब statistical sampling के अंदर आप use करते हैं statistical techniques और उसके अंदर you make use of वेरियस स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स और यहां पर भी 80 इंजीनियरिंग ड्राइंग्स थी, उनमें से रैंडमली, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. तो आपको ध्यान रखना है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ रैंडम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नंबर 71, नॉट रिलेटेड टू इंस्पेक्शन. कई बार ये इंस्पेक्शन जो आंसर है वो बड़ा अच्छा दिखता है कि वो इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और वो भी इंस्पेक्शन रहा है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स एन एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज डिस्क्राइब्ड एज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नंबर 72, अमित हैज जॉइंड एज प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट. राइट, अमित की जगह आप अपना नाम भी रख सकते हैं. निखिल हैज जॉइंड एज द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रियांशु हैज जॉइंड एज द प्रोजेक्ट मैनेजर, और लवीना और स्वाति और अदिति. तो प्रोजेक्ट मैनेजर आपने ज्वाइन किया है. वन ऑफ द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल टू अमित ये अमित लिस्ट्स डाउन all the risks in an hierarchical fashion. What is this document called? तो रिस्क जो हैं वो हायरार्किकल वे में लिखे हुए हैं. राइट, हाई प्रायोरिटी पर रिस्क और लोअर प्रायोरिटी पर रिस्क जो भी हैं. तो इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? इट्स नॉट अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान. लिस्ट ऑफ रिस्क्स, नो. मोंटे कार्लो, ये सिमुलेशन में आता है मोंटे कार्लो डायग्राम. इट इज रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. तो हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क्स is called as risk breakdown structure. ये ध्यान रखिएगा और जो करेक्शन है वो करते जाना. ये याद रखिएगा कि रिस्क को जब आप एक हायरार्की में अरेंज कर देते हैं तो उसको बोला जाता है रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. टास्क्स को कर देते हैं जब आप हायरार्की में अरेंज, दैट इज कॉल्ड एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS. तो आपने दो नए टर्म यहां भी सीख लिए. रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब रिस्क को हायरार्की में अरेंज करते हैं, जब टास्क्स को हायरार्की में अरेंज करते हैं तो वो होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ रिस्क प्लानिंग आर रिस्क प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट. तो रिस्क प्लानिंग के अंदर रिस्क को कब प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया जाता है? प्रोबेबिलिटी और उनके इंपैक्ट को ध्यान में रखकर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी 0.10 है या 0.30 है, 0.40, और उनका इंपैक्ट कितना है. तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं. ये कौन से स्टेज में होता है? आइडेंटिफाइंग रिस्क्स, उसमें तो केवल आइडेंटिफाई किया जाता है. कभी भी रिस्क को प्लान मतलब अरेंज नहीं किया जाता प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट के अकॉर्डिंग. Plan risk responses, no. It is perform qualitative risk analysis. जब भी आप qualitative risk analysis perform कर रहे हैं तब आप risk को prioritize करते हैं. Right? Whenever you are doing qualitative, quantitative नहीं, quantitative के अंदर तो आप probabilities को calculate करते हैं, लेकिन priorities कब set up करते हैं? वो करते हैं आप qualitative risk analysis में. तो स्टूडेंट्स कहते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है? क्वांटिटेटिव के अंदर आप प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज कहां पे सेट होती हैं? क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में. नेक्स्ट, एक्टिविटी डेफिनेशन इज टिपिकली परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. एक्टिविटी डेफिनेशन एक फंक्शन है जो कौन परफॉर्म करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर हु क्रिएटेड WBS? नो. प्रोजेक्ट ऑफिसर भी नहीं करता, उस बेचारे में तो इतनी हिम्मत नहीं होती. प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर भी नहीं करता. वो करते हैं प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क पैकेज. वर्क पैकेज मतलब एक्टिविटीज.
का जो डिजाइनिंग होता है वो जिन भी प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे वही एक्टिविटी डेफिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखना, एक्टिविटी डेफिनेशन कौन परफॉर्म करेगा? इट इज परफॉर्म बाय प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क पैकेज। वर्क मतलब एक्टिविटी पैकेज, जिन्होंने एक्टिविटी पैकेज डिजाइन किया है वही एक्टिविटी डेफिनेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जनरेट चेंजेस टू द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स? प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज इनमें से कौन सा ऐसा है जो जनरेट चेंजेस नहीं जनरेट करता? सीक्वेंस एक्टिविटी, एस्टिमेट एक्टिविटी, एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशंस, रिसोर्सेज नहीं। जो भी ये फंक्शन है डिफाइन एक्टिविटीज। नाउ डिफाइन एक्टिविटीज आपने कर दी लेकिन उससे चेंजेस नहीं परफॉर्म होंगे। चेंजेस किससे परफॉर्म होते हैं? सीक्वेंसिंग से, रिसोर्सेज से और ड्यूरेशन से। कभी किसी एक्टिविटी में 10,000 रुपए लग रहे हैं तो मैनेजर ये सोच सकता है भाई इसके अंदर थोड़ा सा कॉस्ट कर्टेल किया जाए, ड्यूरेशन है 5 दिन की जगह वो सोचता है 4 दिन में पूरा कर लें, तो वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। रिसोर्सेज के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग भी चेंज हो सकती है कि मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो क्रिटिकल पाथ में आ रहा है, जो पहले परफॉर्म करना है, तो वो भी चेंज किया जा सकता है। मतलब करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर आपके पास क्रिटिकल पाथ में कोई एक्टिविटी आ रही है तो क्रिटिकल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो डिफाइन एक्टिविटीज है इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी चेंजेस टू द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। उसमें तो आपने बस एक्टिविटी डिफाइन कर दी। अब चेंजेस कहां पे होंगे? उनकी सीक्वेंसिंग में, उनके रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, ह्यूमन कंस्ट्रेंट्स, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लग रहा है, वो सब चेंजेस करते हैं। केवल जो ये पहला है प्राइमरी डिफाइन एक्टिविटीज, इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी चेंजेस टू द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग में जनरेट अ माइलस्टोन लिस्ट? माइलस्टोन लिस्ट का मतलब होता है कि भाई एक काम किया, उसके बाद फिर दूसरा काम किया, तो माइलस्टोन्स मतलब एक टारगेट अचीव हुआ, दूसरा, तीसरा, वो कौन जनरेट करता है? वो करता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट डिफाइन एक्टिविटीज। सीक्वेंसिंग नहीं करता, रिसोर्सेज भी नहीं, ड्यूरेशंस भी नहीं, राइट? तो माइलस्टोन लिस्ट बना दी एक बार आपने कि कौन कौन से काम करने हैं हमें, और वो होंगे जब, तब बात अलग है, लेकिन एक बार वो लिस्ट तो जनरेट हो जाती है कि कौन कौन सा काम कब करना है और कितने टाइम में हमें अचीव करना है। वो होगा या नहीं, दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट द माइलस्टोन लिस्ट इज जनरेटेड बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट, शेड्यूल एक्टिविटी में बिगिन 10 days बिफोर द प्रीडिसेसर एक्टिविटी फिनिशेज। अब प्रीडिसेसर एक्टिविटी आपकी फिनिश हो रही है, ठीक है, ये फिनिश हो गई, प्रीडिसेसर मतलब पहले वाली, फिर अगली स्टार्ट होगी। तो एक फिनिश हुई, ये प्रीडिसेसर वाली एक्टिविटी, राइट? स्पेस इज लेस, सो जस्ट लेट मी मेक अ स्मॉल वन। प्रीडिसेसर एक्टिविटी ये तो हो गई कंप्लीट, और अब आगे वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो ये तो हो गई प्रीडिसेसर, शॉर्ट में लिखा है। सो शेड्यूल एक्टिविटी, ये है शेड्यूल एक्टिविटी। इट मे बिगिन 10 days बिफोर द प्रीडिसेसर एक्टिविटी फिनिशेज। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिनिश टू स्टार्ट। ये फिनिश होगी, देन इट इज गोइंग टू स्टार्ट, राइट? तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ फिनिश टू स्टार्ट। जब भी प्रीडिसेसर से सक्सेसर पे हो तो वो होता है फिनिश टू स्टार्ट, और जब आप सक्सेसर से प्रीडिसेसर पे जाएंगे तो वो होता है स्टार्ट टू फिनिश, राइट? सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ फिनिश टू स्टार्ट। शेड्यूल एक्टिविटी में बिगिन 10 days बिफोर द प्रीडिसेसर एक्टिविटी फिनिशेज। तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी फिनिश होने से 10 days पहले जो वो शेड्यूल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो सकती है। और रिमेंबर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश नहीं, स्टार्ट टू स्टार्ट भी नहीं, ना फिनिश टू फिनिश। नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखिएगा आप, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
Ram Consultancy is planning to buy 10 desktops for rupees 45,000 each from a leading computer store. Which type of contract will get signed in this case? That's an easy one. Purchase order. 10 डेस्कटॉप खरीदने 45,000 पर डेस्कटॉप के, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा? इट्स अ सिंपल परचेज ऑर्डर. कॉस्ट प्लस फी तब होता है जब कॉस्ट के साथ साथ कुछ फी गिवन होती है, राइट? टाइम एंड मटेरियल ऐसा कुछ है नहीं. देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट कंसेप्ट ओवर हियर, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ परचेज ऑर्डर. नेक्स्ट, राधा इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. She is coordinating a bidder conference to allow vendors to get clarification on the work that needs to be performed. Which phase of project management is in progress? Radha project manager है. She is coordinating a bidder conference to allow vendors to get clarification. तो वो coordinate कर रही है bidder conference से, right? तो वो phase कौन सा हुआ? The phase is to conduct प्रोक्योरमेंट्स, राइट? फेज कौन सा है? वो प्रोक्योरमेंट्स. प्रोक्योरमेंट्स मतलब बिड्स इनवाइट कर रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल मंगवाना है वेंडर्स से, सो यू आर कंडक्टिंग प्रोक्योरमेंट्स. प्लान नहीं कर रहे आप, प्लानिंग तो पहले ही हो गई. कंट्रोल तो तब होता है जब वो आ जाता है, फिर आप कंट्रोल करते हैं. क्लोज भी लास्ट के अंदर खत्म हो जाता है. शी इज कंडक्टिंग प्रोक्योरमेंट्स, राइट? प्रोक्योरमेंट्स मतलब वेंडर्स से माल को मंगवा रहे हैं. Okay, so remember during the conduct procurement process, bidders can clarify their doubts using bidder conference. तो इसी procurement process में bidders जो भी doubts होते हैं उनको भी clarify कर लेते हैं through this conference, and ultimately this all lies in conduct procurement process. फिर आपसे पूछा गया था process of control procurement falls under which process group? कंट्रोल प्रोक्योरमेंट कहां पे आएगा? फिर वो आएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, राइट? सो इट्स इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. ऑब्वियसली कंट्रोल प्रोक्योरमेंट है वो कहां पर करेंगे आप? प्लानिंग में नहीं करेंगे, क्लोजिंग में नहीं है, एग्जीक्यूटिंग में नहीं है. प्लानिंग इज डिफरेंट, और तो आपने प्लान कर लिया प्रोक्योरमेंट्स को. क्लोजिंग बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया. एग्जीक्यूटिंग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल पार्ट है इट लाइज इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. सो रिमेंबर कंट्रोल प्रोक्योरमेंट पार्ट इज a part of monitoring and control process group, right? So this was something about MCQs of project management. We are going to continue with more and more MCQs of project management as well as financial derivatives in our coming lectures, right? So see you all then, and those who have not joined, they can always watch the recordings of this class. तो बाकी सभी स्टूडेंट्स जो आज प्रेजेंट भी थे, आई हैव टोल्ड मेनी नेम्स, और बाकी जिन्होंने देखा भी है दे कैन ऑल्सो रिवाइज. तो आप लोग जो भी प्रेजेंट हैं आप सब इनको रिवाइज भी कर सकते हैं. ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स